You're watching News Eye with मेहर अब्बासी। ये दुरुस्त है कि बालादस्ती सिर्फ सिविल की होनी चाहिए, मगर इस मंजिल के लिए इखलाकी बुनियाद की ज़रूरत हुआ करती है कि जिसका नामो निशान अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता। सवाल ये है कि कराची ऑपरेशन पर भी एक निगरान कमेटी का फैसला हुआ था, ये आज तक तश्कील के सांचे से अनफॉर्चुनेटली नहीं गुजरा। 9-0 पर छापे पड़े, कमर मंसूर, आमिर खान और कैफुल वरा को हिरासत में लिया गया। मावरा अदालत कत्ल हो जाए, एक्स्ट्राजुडिशल किलिंग 60 लोगों की, तो वजीर आला साहब को ना आईन याद आए, ना सूबे की खुद मुख्तारी याद आए। वो अपनी मस्तियों में मस्त हो, आग लगे सारी बस्ती में अब्दुल्ला रहे अपनी मस्ती में। तो ये तो मस्त लोग हैं, ये तो इनके मफादात को अब ज़रब लगी है, तो इनको सूबे और सूबे की खुद मुख्तारी याद आई है। मुझे और आगा सिराज दुर्रानी को दोबारा ऐसे नैब के कानून से बचाने के लिए कहा, इन्होंने कोई इम्पार्शल, गैर जानिबदार, कोई इन दो बड़ी जमातों ने कभी कोशिश। नाज़रीन, नैब और FIA के तहलका खेज इंसाफ से बेहतरीन गवर्नेंस की दावेदार हुकूमत ने निगरान कमीशन का क़याम उस वक्त क्यों ना किया कि जब MQM, फारूक सत्तार, वसीम अख्तर, ख्वाजा इजहार और खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत 25 रहनुमाओं के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी। करप्शन से पाक मुआशरा उस वक्त तो मंशूर का तहरीकी नुक्ता रहा कि जब तक डॉक्टर आसिम, शर्जील मेमन, पीर मजरुल हक, अली मर्दान, मंजूर काका, खादिम चन्ना, मुमताज़ अली जरदारी, डॉक्टर बदर जमील मेंद्रो, जुल्फ़िकार शेलवानी, मुस्तफ़ा मेमन, मोहम्मद अली अगरवाला, मंसूर राजपूत, मुनव्वर तालपुर, ज़हूर अहमद शहानी, रहमतुल्लाह मेमन और इंजीनियर इदरीस मेमन जैसे लोगों पर अरसा हयात तंग हुआ। शर्जील मेमन के फ़ोन ऑपरेटर, एक करीबी अजीज़ और आगा सुराज दुरानी के करीबी साथी ज़ुबैर दुरानी को हिरासत में लिया गया। पीपल्स पार्टी के 350 से ज़ायद सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स की फहरिस्तें तैयार हुईं। 30 बड़े लोगों में सिंध हुकूमत के 17 सेक्रेटरी और एक आला अफसर का नाम भी बदउनवानी की फहरिस्त में शामिल है। पीपल्स पार्टी के 103 से ज़ायद लोग इस वक्त भी एज वी स्पीक जमानत पर हैं। इनमें वजीर बहबूद आबादी अली मर्दान शाह, वजीर आला के इंस्पेक्शन टीम के सरबरा सुभान मेमन, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गुलाम अली पाशा, सेक्रेटरी मंसूर राजपूत, साबिक चीफ सेक्रेटरी गुलाम नबी पाशा, सेक्रेटरी इतलात जुल्फ़िकार शिलवानी, कस्टम ऑफिसर आशिर अजीम और कमिश्नर बेनज़ीराबाद गुलाम मुस्तफ़ा हिफाजती ज़मानत पर हैं। मकसद ये आज बताने का है, नॉट टू से कि ये करप्ट हैं या नहीं हैं, ये फैसला हमने नहीं करना। मकसद ये है कि जब सिंध में बहुत से सियासतदान, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स, अभी उन पर इंक्वायरीज चल रही हैं, उनको पकड़ा गया है, उनको रखा भी है, फिर रिलीज़ भी किया है जालों के इब्तला से। इस दौर में पीपल्स पार्टी के कायदीन इस पूरे अरसे में चीखते भी रहे हैं, तो ये सब कुछ जब आज पंजाब में हो रहा है तो सब कुछ मुख्तलिफ क्यों है? पीपल्स पार्टी के कायदीन क्या क्या कहते रहे, मुलाहिजा कीजिए। हमें मत तंग करो, अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये ईंट से ईंट बजा रहे थे, मगर अब पर्सपेक्टिव में लाया जाए कि इनकी क़यादत और इनकी हुकूमत के नीचे काम करने वाले सरकारी अफसरान को किस किस तरह पकड़ा गया, कौन कौन से थे, आपको नाम बताए। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात और एहतजाज के बावजूद एहतसाब करने वाले इदारों का किरदार मशकूक ना हुआ इस गवर्नमेंट के लिए। जब से नैब के दायरे पंजाब और वफाक की जानिब फैल रहे हैं, आज़ाद इदारे को ये जवाज़ गढ़ कर मफलूज करने का सामान कर लिया गया है कि नैब के मासूम लोगों को उठाने और सरमायाकारों को तंग करने से सरमायाकारी पर हर्फ आ रहा है। ज़रा इंकशाफ कर रहे हैं कि पिछले 1 साल से, वी टॉकिंग अबाउट 1 ईयर, पिछले 1 साल से मुल्क के बड़े बिजनेस हाउसेस को हीले बहानों से तंग किया जा रहा है। नोटिस पर नोटिस जारी हो रहे हैं। मियां मंशा ग्रुप, आजम सैगल ग्रुप, हुसैन दाऊद ग्रुप, सुहेल तिब्बा ग्रुप समेत इन जैसे बड़े टाइकून्स को हरासा किया जा रहा है। लेकिन इस 1 साल में वफाक को जुम्बिश लब की तौफीक नहीं हुई। हुकूमत का असल मुद्दा अपने उन चहीतों को तहफ़्फ़ुज़ फराम करना अब लग रहा है हमें कि जो शायद सूबे और वफाक दोनों की आंख का तारा हैं कि जिनसे गवर्नेंस और हुकूमत चल रही है। अगर आम नहीं तो ख़ास लोग ये ज़रूर जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चहीते, ब्यूरोक्रेट्स और सेक्रेटरीज़ को नवाज कर किस तरह काम करवाती है। जूनियर अफसर को उठाकर बड़े ओहदों पर बिठा देना या सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब के लिए ये अफसर हुकूमती आशीर्वाद से मकाम भी पा लेते हैं, नाम भी। मसलन फवाद हसन फवाद के हाथ में पूरी हुकूमत है कहा जाता है। ये वज़ीर आज़म हाउस के एडिशनल सेक्रेटरी हैं। ये एक जूनियर अफसर थे, मेहनती थे, वेरी हार्ड वर्किंग, मगर छोटे भाई ने सनत अता की तो बड़े भाई उन्हें पंजाब से उठाकर वफाक में ले आए। इसी तरह आपके यूनुस ढागा, सेक्रेटरी वजारत पानी और बिजली, अहद खान चीमा, चेयरमैन LDA, नजम अहमद शाह, सेक्रेटरी हेल्थ, अब्दुल्ला सुम्बुल, सेक्रेटरी इतलात, मोयुद्दीन बानी, प्रेस सेक्रेटरी, जस्ट फ्यू ऑफ द नेम्स हु आर कंसिडर्ड टू बी द ब्लू आइड बॉयज ऑफ द गवर्नमेंट।
अगेन नॉट सेइंग ये करप्ट हैं, साफ हैं या कोई हैं, ये फैसला हमने नहीं करना, मगर एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस रहा है मुस्लिम लीग नून का विच इज़ बेस्ड ऑन ब्यूरोक्रेट्स। अब वज़ीर आज़म जब कहते हैं कि सरकारी अफसरों को पेन उठाने से डर लगता है, तो हमारा सवाल भी बनता है कि अगर वो पेन सही काम के लिए उठा रहे हैं, अगर वो पेन लॉ एंड ऑर्डर के, कॉन्स्टिट्यूशन के, रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक उठा रहे हैं, तो फिर डर कैसा? बहरहाल ये सच्चाई अपनी जगह है कि निगरान कमीशन के क़याम का मकसद शायद रायवन जाती उम्रा शाहराम गबन, FIA में गैर कानूनी भर्तियों, ऑरेंज ट्रेन मुआहिदे में माली फ़वाइद, लाहौर मेट्रो बस की तामीरी लागत की तहकीकात, राना मशहूद के खिलाफ मुबैना रिश्वत स्कैंडल, वज़ीर ख़जाना पर वसाइल से ज़्यादा असासे बनाने और वज़ीर पेट्रोलियम के खिलाफ LNG टर्मिनल में मुबैना करप्शन की तहकीकात पर असरअंदाज होना है, या फिर उन 9 केसेस की तहकीकात के खिलाफ नैब पर दबाव बढ़ाना ज़रूरी है कि जिससे मियाँ बरादरान की ज़ात पर हर्फ आने का खदशा है। ये खदशे इसलिए उठ रहे हैं ऑल ओइंग टू द टाइमिंग ऑफ व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ सेड एंड ऑल्सो द कॉन्टेंट ऑफ कोर्स। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं और आपके सामने रखेंगे वो इरेगुलरिटीज़ जो पंजाब हुकूमत की जो गुड गवर्नेंस के क्लेम्स हैं उनको एक्सपोज कर रही हैं। ऑडिटर जनरल की खसूसी रिपोर्ट। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नवीद कमर साहब, वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। सईद आसिफ हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी मेंबर कौमी असम्बली हैं, MQM से ताल्लुक़ रखते हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमें कराची से खुरम शेर ज़मान ज्वाइन करेंगे, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीद कमर साहब आपसे आगाज़ करूँगी। सर फरमा दीजिएगा, आज क्या हम ये अख़ज़ कर सकते हैं कि अभी तक आपकी जमात की जितनी भी रिजर्वेशंस रही हैं कि ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से लेके आपके एहतसाब के इदारे जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे या कहीं ना कहीं घपला है, डू यू थिंक आज आप इंडोर्स हो गए? देखिए, मैं बात यह है कि इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी जब भी हुई, अनफॉर्चुनेटली हमें हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई एजेंडा लगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी पॉलिटिक्स इधर से उधर हो सकते हो गई हो, लेकिन करप्शन जो है वो घटने की बजाय बढ़ती गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब तक कि आपके पास एक क्रेडिबल सिस्टम ना हो तब तक ये इश्यूज़ आते रहेंगे। क्यों मैं चले पास्ट में नहीं भी जाता कि नैब क्यों बनी और कैसे पेट्रियाट क्यों बनी, उसके कॉन्सिक्वेंस में, और फिर उसकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे क्या असर आया। इवन लेटली जब ये सारी इश्यूज़ रेज़ हुए तो सेलेक्टिवली पहले एक तरफ क्यों गए, फिर यहाँ से उठ के वहाँ क्यों आए। तो वन हैज़ टू क्वेश्चन ऑल दीज थिंग्स कि हम अज्यूम कर लें कि भाई वो सब पारसा हैं और इस वजह से सब कुछ ठीक है। मुझे डेफिनेटली गवर्नमेंट से ये सवाल तो उठता है कि भाई ये क्यों है, वाई द टाइमिंग ऑफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो बयान आया है और जिस तरह से आया है ये हैरान कौन है कि ये सारी प्रोसेस तो चल रही थी। अब क्या हुआ है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को सर आपको लग रहा है टाइमिंग की वजह से हुकूमत ने इखलाकी जवाब भी खोया है ये काम करने का? हाँ, मेरा तो ख्याल है कि एक तो तरीक़ेकार जो है वो दैट लीव्स अ लॉट टू बी एक्सप्लेन कि क्यों, अगर प्राइम मिनिस्टर को कोई शिकायत तो होती है एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, उन्होंने तो फिर इंटरनल पूछगछ करनी थी ना कि भाई ये क्यों हो रहा है। ब्यूरोक्रेट्स नहीं काम कर रहे, वो तो मेरा ख्याल है कि सैफ रहमान साहब के ज़माने से लेके ब्यूरोक्रेट्स ने कोई जो मोटे मोटे फैसले होते हैं ऑन एटलीस्ट कागज़ों में करना वो छोड़ दिए थे। फिर नैब आया, फिर जो जितने भी एपिसोड्स होते गए, तो ये तो कोई नई बात है ही नहीं। मगर बिफोर दैट तलाल मैं आपकी जानिब आऊँगी, मुझे बताइएगा सर कि ये आपको नहीं लगता कि जिस तरह एक तो नवीद कमर साहब ने कहा इखलाकी जवाज़ भी आप खो बैठे हैं अब ये काम करने का, ओइंग टू द टाइमिंग वक्त की वजह से, कल को जिस तरह आप क्लेम करते हैं कि आपकी लीडरशिप साफ है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे और शायद हों, और अगर कल को ये क्लीन चिट दे दी जाए इस इदारे की जानिब से, डोंट यू थिंक कि यही अपोजिशन बैठ के कहेगी कि ये आप ही का प्रेशर था नैब के ऊपर, एक आईनी इदारे के ऊपर, ऑन एन इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी, जिसकी वजह से क्लीन चिट आज दी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, एक बात जो आपने कही है और नवीद कमर साहब ने भी कि टाइमिंग वो उस वक्त तक हम उस पर यानी कबल अज़ वक्त है बात कहनी कि जब तक प्राइम मिनिस्टर इसको एक्सप्लेन ना कर दें कि इस मौके पर उन्होंने क्यों कहा और कौन कौन सी शिकायत उनके पास थीं। ये अगर बिल्कुल वो बचगाना सी या वो एक सोच है कि वो केस जो कि 18-19 साल से एक वो सड़क का पड़ा है जिसमें से लगता है इस तरह है कि बताया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर की अपनी ही गाड़ी गुजरती है पिछले 22 साल से, उसके अलावा वहाँ गाड़ी कोई नहीं गुजरी, वहाँ तो उसके इर्द गिर्द उससे ज़्यादा अच्छी सड़कें तो मुशर्रफ दौर में बनी हैं। तो वो उस केस को रिलेट करना या FIA की 2 भर्तियों को रिलेट करना बिल्कुल ये ऐसी बात नहीं है। और वो फिर डेडलाइन की साथ बात जोड़ी जाती है कि 31 मार्च कोई डेडलाइन है, जिसको मेरा ख्याल है नैब ने भी कहा है कि हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। डेडलाइन हम तो चाहते हैं कि इसकी डेडलाइन होनी चाहिए। पिछले 18 साल 17 साल से ये एक हमारा एक बुरा नाम क्रिएट करता है, लेकिन आप फैसला नहीं करते। देखिए, इसकी ऐसी बात है अब्यूज़ ऑफ पावर की। अब्यूज़ ऑफ पावर जो है वो सिर्फ थानेदार और पटवारी नहीं करता, वो जहाँ जहाँ भी है वो करते हैं। और अदारे ने खुद अपने बहुत सारे लोगों को निकाला है, सज़ाएँ दी हैं कि उन्होंने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। और मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई कोशिश और काविश नहीं हो रही, मैं दोबारा कह रहा हूँ, कि कोई हुकूमत अपने से सोच रही है कोई ट्रिम करने का, कोई इख्तियारात का। आपने मौका दे दिया ना शक करने का, मगर एक सेकंड आसिफ साहब, एब्यूज़ ऑफ पावर बड़ा सुना हुआ है ये टर्म, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आप चीखते रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद ये चलाए, अब घूम फिर के पंजाब तक बात आ गई, अब ये भी चला रहे हैं। एब्यूज़ ऑफ पावर सर, ये किस बला का नाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में एक अरसे से ये मतलब इशू रहा है, जब भी गवर्नमेंट्स आती है तो करप्शन के हवाले से बहुत से जो है वो मामलात उठते हैं, और यकीनी तौर पर नैब में भी जाते हैं वो मामलात, FIA में भी जाते हैं। लेकिन जो देखने में आया है, जो प्रैक्टिस रही है, कि वो तमाम मामलात जो है वो कारपेट के नीचे चले जाते हैं और खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। कोई भी उसमें से केसेस ऐसा नहीं है कि जी उसको ट्रेस किया जाए और फिर उसके जो लोग हैं वो सामने आए। एक्चुअली ताजुब हुआ है नवीद कमर साहब, यूड आल्सो लाइक टू कमेंट ऑन दिस, क्योंकि जिक्र तो बारहा ये आपके बिजनेस टाइकून तब्बा का किया जा रहा है, फिर मंशा साहब का किया जा रहा है। मुझे इसलिए ताजुब हुआ क्योंकि ये सारे बिजनेस हाउसेस तो 1 साल से चीख रहे हैं, जब से जस्टिस जवाद ख्वाजा जब गालिबन क्या 1 महीने कितनी देर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए थे, उन्होंने रिवाइव किए, नैब को एक्टिवेट किया, कहा सारे केसेस लाओ, ओपन एवरीथिंग अप राइट नाउ। तब से 1 साल से बिजनेस हाउसेस चीख रहे हैं, इनको हरासा किया जा रहा है। PM ने 1 साल में आवाज नहीं उठाई, अब आके बोले। गो के इनसे बहुत से आपने मंशा साहब का जिक्र किया, ये तो 26 साल पहले इनके ऊपर प्राइवेटाइजेशन का इशू बना था, वो 2-3 डिफरेंट हेड्स आ चुके हैं नैब के, तब्दील, उनके डायरेक्टर्स तब्दील हो गए, इन्वेस्टर्स तब्दील हो गए, सो मच हैज मूव फॉरवर्ड, आपके उनके शेयर होल्डर्स तब्दील हो गए, मगर वो 26 साल बाद फाइल आज फिर खुल रही है। नॉट टू से राइट और रॉन्गली, बट द फैक्ट रिमेन्स कि PM को अब ही क्यों याद आ रहा है ये सब कुछ। मेरा ख्याल है कि इसमें, और ये कह रहे हैं कि भी इन्वेस्टर्स को तंग किया था। डू यू थिंक दैट्स द पॉइंट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तलाल की बात से अग्री करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सी वजाहतें करनी है। ये एक स्टेटमेंट दे के और फिर खामोश हो जाना, वो और क्वेश्चंस जो है उनको जन्म देता है। तो कि PM को आखिर वजाहत करनी चाहिए, स्पेसिफिक केसेस देने चाहिए, और ऑन रिकॉर्ड अगर आ गए, पहले तो आते ही नहीं, अगर आ गए तो फिर अब ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग टू डू, ताकि कुछ इस वक्त तो हर किस्म की स्पेकुलेशन। So, आप ऑन द फेस ऑफ इट ये बाय करने को तैयार नहीं है कि इन्वेस्टर्स को सिर्फ हरासा किया जा रहा है? यू थिंक इट इज मोर टू इट? नहीं, जाहिर है कि जो कॉमन परसेप्शन है वो तो ये है कि जैसे जैसे चीज़ें करीब आ रही हैं, हाँ। करीब इन टर्म्स ऑफ द पीपल इन अ ग्रुप के करीब आ रही हैं, इनके मिनिस्टर्स, इनके ब्लू आइड ब्यूरोक्रेट्स, तब ये जो है इशू पब्लिक किया गया है। अच्छा। उससे पहले तो ये तक हमें पता नहीं था कि उन्होंने इंटरनली भी कभी ये कहा हो कि जी आप ये ना करो। सो इवन मंशा वाली बात जो है वो मुझे इतनी क्रेडिबल नहीं लगती। हाँ, MCB पे जी प्राइवेटाइजेशन तो कब से एक कंट्रोवर्शियल इशू रहा है, और उसके बाद सेनेट में 26 साल की बात है, 26 साल से हो रहा है। हाँ,
اچھا مگر انٹرسٹنگلی اگر آپ اجازت دیں سر کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ میں کچھ دکھانا چاہوں گی آپ کو آڈیٹر جنرل کی جو پنجاب کے بارے میں کچھ رپورٹ آئی ہے ویری انٹرسٹنگلی. سے پہلے میں جلدی سے نکال بھی لوں, ٹو مینی نوٹس ہوئے ہیں, کراچی کی جانب جاؤں گی. خرم شیر زمان صاحب مجھے بتائیے گا کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر وزیر اعظم اس طرح وارننگ نہ دیتے نیب کو, پھر اس کمیشن کا ذکر ان حالات میں نہ ہوتا, نیب کو پولیٹیسائز کر کے کریڈیبلٹی لاس تک ہم نہ پہنچتے, اور اگر ٹائملی کیونکہ ان کے اپنے منشور کا حصہ ہے کہ ہم آتے ہی ایک نیا احتساب بیورو بنائیں گے, ہم لاز کو چینج کریں گے. سو آتے ہی اگر جس طرح بار بار ادھر بات ہو رہی ہے جو 10 سال لگ جاتے ہیں, کوئی ایکوٹ نہیں ہوتا, کوئی کنوکٹ نہیں ہوتا, نہ ادھر گرتا ہے نہ ادھر گرتا ہے, وہ فائل پڑی رہتی ہے. تو یا تو ٹائم فریم لگا دیتے لیجسلیشن لا کے کہ بھئی اتنی دیر کے اندر اندر آپ ریپ اپ کریں کیس, یا تو ڈیمیجز کا کوئی کلوز ڈال دیتے کہ اگر 10 سال بعد آپ کسی کو ایکوٹ کریں گے بھی اور اس کو اتنے ڈیمیجز دیکھنے پڑ گئے, فار انسٹنس اگر آپ میاں منشا کو ابھی گوگل کریں 26,000 ان کے خلاف ایک لسٹ آ جاتی ہے جو کرپشن کے پروبز ہیں, 26,000 ہٹس آتی ہیں سر, دیٹس ریڈیکولس. یعنی کہ ہوا کیا, اگین کل کو اگر وہ if he is convicted تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر اگر 10 سال بعد اگر وہ ایکوٹ ہو جاتے ہیں لیک آف پروف کی وجہ سے, تو جو ڈیمیجز ان پہ اور بے شمار آپ کے انویسٹرز اور بزنس مین پہ ہوتے ہیں, اس کو کون بھرے گا, اس کو کون اٹھائے گا. یہ طرح کی لیجسلیشن اگر یہ حکومت ٹائملی لے آتی تو آج بھلے اچھی نہ لگ رہی ہوتی. دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا, لیجسلیشنز تو بالکل ہونی چاہیے, ریفارمز بھی آنے چاہیے, لیکن جس طرح طلال صاحب نے کہا ایبیوز آف پاور, تو بالکل ٹھیک کہا کہ پٹواری سے لے کے جس کو موقع ملتا ہے وہ ایبیوز آف پاور کرتا ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی یہی کیا ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے ان کے اپنے لوگوں کے اوپر, تو انہوں نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے اور دھمکیاں دی ہیں ایک طریقے سے. اچھا مزے کی بات دیکھیں کہ جس طریقے سے جو بیان کل نیب کا آیا ہے, جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, تو وہ تو ظاہر ہو جاتا ہے, وہ ثابت ہو گیا ہے کہ آپ ان کے اوپر اثر انداز ہو گئے ہیں. تو دیکھیں یہ بیسیکلی اپنے بزنس ٹائکونز, اپنے پارٹنرز کو استعمال کرتے ہیں. ملک میں کرپشن کوئی آج کی بات تو نہیں ہے, یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, ہم لوٹی ہوئی دولت ملکی واپس لے کر آئیں گے, ہم بے رحم جو ہے احتساب کریں گے. تو ان کا جو یہ بیان ہے وہ بالکل ثابت کرتا ہے کہ ملک میں جاری احتساب کے اوپر انہوں نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز مہر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ آپس میں نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ ایک ہو گئی ہیں. انہوں نے نیب کو کام نہیں کرنے دینا ہے, انہوں نے مل کر اب کام کرنا ہے, اپنے آپ کو ایک دوسرے کے اپنے انٹرسٹ کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور مجھے نہیں نظر آتا کہ کسی کے خلاف کوئی کیس ہونے جا رہے ہیں. یہ انہوں نے جس طریقے سے دھمکی دے دی ہے. سر آپ نیب کے یہ جو کمیشن نیا بنانے جا رہے ہیں اس کی اپوزیشن آپ کر سکیں گے, کریں گے آپ پارلیمنٹ میں؟ بالکل کریں گے, ہم تو اپنی پوری کوشش کریں گے. ہم تو عوام کو کہتے رہیں کہ ہم عوام کی ہم اس ڈیمانڈ کی جو ہے بالکل حمایت کرتے ہیں جس میں عوام چاہتی ہے کہ اس ملک میں بے رحم جو ہے احتساب ہو, اور ہم اپنی طرف سے کوشش کریں کے پی کے اندر بھی ہم بہتری لے کر آئیں. پی ٹی آئی کے پاس کوئی جواز اس وقت تو نہیں بچا, میرا خیال ہے راستہ ہی انہوں نے دکھایا ہے کہ ایک پوری اتنی بات کر کے کہ جی ہم ایسا احتساب کریں گے کہ دنیا دیکھے گی, اور پھر بندے کو رکھایا جنرل حامد کو, تو اس کی بھی کئی دفعہ تعریفیں عمران خان صاحب نے خود پبلکلی کی. اور جب وہ انویسٹیگیشن کرنے لگے تو آپ نے سیدھا آگے قانون ہی چینج کر دیا. 24 کلاؤزز میں تبدیلی کی گئی ہیں, اور 24 کلاؤز میں یہ تک کہہ دیا گیا کہ بھئی کوئی بیوروکریٹ پکڑا جائے گا تو چیف منسٹر, اور اگر کوئی وزراء پہ یا ایم پی اے پہ لیکن مہر اس کا کام زبردست شروع کیا اور اس کے اندر پھر اپنی نیت سے بیک ٹریک کیا. سر آپ نے جو آپ آرڈیننس کے تھرو جو چیزیں لائے ہیں اس سے یو آر ڈوئنگ ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ جس کے اوپر آپ سوال اٹھاتے تھے کہ اگر یہی پیپلز پارٹی کہتی ہے نا کہ چیف منسٹر کو اطلاع کر دیں, چیف سیکرٹری کو اطلاع کر دیں, تب آپ کو بڑی بری لگتی ہے کہ رینجرز کیوں اطلاع کریں, مگر آپ اپنے صوبے میں چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اطلاع کی جائے بیفور آپ کے بیوروکریٹس اور سیاستدان. آج تو احتجاج ہوا ہے کہ اپنے لوگوں نے جو ہے وہاں کھڑے ہو کے احتجاج کیا ہے, اور عمران خان سے ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ بات بالکل ایک وقفہ لے لوں, ضرور وضاحت کیجئے گا بیکاز نوید قمر صاحب کی بات میں وزن ہے کہ راستہ آپ دکھا رہے ہیں, مگر ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور وہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ بھی سامنے رکھیں گے. اسٹے ود اس آن نیوز آئے.
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। तो तलाल साहब, हम बात कर रहे थे, मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ जो ऑडिटर जनरल की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस के हवाले से। ये आपको रिपोर्ट हमें बता रही है कि इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो 35 बिलियन रुपीज़ के एवज़ जो हैं आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में पंजाब गवर्नमेंट में देखी गई हैं और कोई अभी तक रिकवरीज नहीं हुई। सबसे बड़ी इरेगुलरिटी जो है वो आपके फूड डिपार्टमेंट में पंजाब में निकली है जो 4.5 अरब रुपए की है। फिर आपकी इस ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट बता रही है कि 12 डिपार्टमेंट्स आपके ऐसे हैं जिन्होंने ना रिकवरीज की हैं, पैसे वापस वसूल किए हैं, ना किसी भी सरकारी अफसर के खिलाफ काम किया है या कार्रवाई की है या उसको हाईलाइट किया है। जिसका मतलब क्या सर तलाल साहब, इसका मतलब अरबों रुपए आपकी आवाम के खून पसीने के अरबों रुपए जो हैं वो फारिग चले गए। सुन लें और सुन लें, आई नो ज़रा मुश्किल काम है ये वाली रिपोर्ट सुनना, बट सुन लें चले। इसी रिपोर्ट के मुताबिक एक्साइज डिपार्टमेंट जो है इसने भी 2.70 अरब रुपए की कोई रिकवरी नहीं की और इसके अंदर इरेगुलरिटीज़ थी 1.80 अरब रुपए की जो पॉइंट आउट की थी। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी इधर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर 1.8 अरब रुपए की इरेगुलरिटीज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पंजाब में पाई गई है। फूड डिपार्टमेंट की इरेगुलरिटी 4.5 अरब है। ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि आपके अरबों रुपए का पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो पैसेज कर चुका है इन चीज़ों का जो अभी तक क्लियर ही नहीं हुए। रिपोर्ट ने ये भी स्ट्रेस किया है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो हैं ये अब फॉरन प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर से रुजू करें, राब्ता करें और रिकवरी जो है वसूली को यकीनी बनाएं। मगर ये भी साथ डाल दूं सर, ये पिछले 2 सालों से आपको ये कह रहे हैं, मगर हराम है कि आप लोग रिकवरी के ऊपर तवज्जो दें या किसी से राब्ता करें। अब ये मैं नहीं कह रही, मीडिया आपको बहुत बुरा लगता है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है सर, इसका क्या करें? देखिए, एक तो महर, जब करप्शन पे प्रोग्राम किया जा रहा हो तो एक आम आदमी को ऑडिट और करप्शन के ना डिफरेंस की कई दफ़ा समझ नहीं आती और लगता ये है कि आपने ये जो लिस्ट पूरी पढ़ के सुनाई है, इस तरह लगता है कि ये सारे के सारे जो है ना वो पंजाब वाले खा गए। ऑडिट हालांकि बड़ा एक टेक्निकल काम है जिसमें बहुत सारे पैरास जो है वो सेटल हो जाते हैं लेटर ऑन और वो सेटल होते हैं, टेक्निकलिटीज़ अपना अपना डिपार्टमेंट एक्सप्लेन करता है। और इसके अलावा हमारे भी उधर वहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अपोजिशन लीडर जो हैं वो उसको चेयर कर रहे हैं और वो सारी चीजें बार-बार सादा करते हैं आम आदमी के लिए। आप बेसिकली कह रहे हैं ऑल इज वेल इन पंजाब। नो, मैं देखे एक तो मैंने तो आपको नहीं कहा कि भी ऐसे फरिश्ते, लेकिन मैंने आपको फर्क समझाने की कोशिश की है कि करप्शन पे प्रोग्राम करते करते ऑडिट पैरा पढ़ने अगर शुरू कर दे, मेरा ख्याल बेल आउट करेंगे मुझे नवीद कमर साहब के, बड़ा कोई ये डिफरेंस समझाना लोग। और दूसरी वो तो मुफाहमत के हाथों पहले ही मर चुके हैं। मेरी गुजारिश ये है, एक बहुत सारा इमेज जो है आपका, मैंने इंट्रो भी सुना और माजरत के साथ एक बिल्कुल ऐसे इमेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में अगर सारी चीजें ठीक करनी है तो चंद सियासतदान और पार्टियों को इस मुल्क से निकाल दिया जाए। आपका इंट्रो ना, यानी किसी जर्नल नेगेटिव परसेप्शन रखते हैं आप। मेरी बात तो सुन लेना। अब मैं आपको इंट्रो सुनाऊंगा दोबारा। कोई देखे ना वहाँ पर क्या, यहाँ जजेस भी हैं, जर्नल्स भी हैं, या मीडिया तो खैर सबसे पाक साफ है, इसके तो अब मीन्स के अलावा किसी के पास है ही कुछ नहीं, बाकी तमाम चीजें। और अगर इसके बावजूद तमाम केसेस पर तो आपके जलते हैं, हम तो इधर बैठे बैठे इतना कुछ कह जाते हैं और विदाउट प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी घर जाते हैं। आपकी तरह मैंने तो आपकी गवाही दी है कि आप सबसे अच्छे लोग हैं भाई। सबसे ज्यादा जो अगर अब भी परसेंटेज ऑफ केसेस देखा जाए तो ज्यादातर केसेस अभी भी प्राइवेट लोगों पर और ब्यूरोक्रेट्स पर और बहुत सारे, और इसमें 80%, और अभी इसमें जजेस और जर्नल शामिल नहीं है क्योंकि उनके दोनों डिपार्टमेंट्स अपना एहतसाब सुना खुद करते हैं। तो कहने का मतलब ये ताज्जुब है वैसे मेरे भाई, बात तो सुन ले। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जब डीएचए और इन चीज़ों की बात आती है नवीद कमर साहब, तो उधर कहा जाता है सेंसिटिव मैटर्स हैं, इनको छोड़ दें, साइड पे कर दिया जाए। सो इधर कहने का मकसद ये है सर कि एहतसाब तो सबका हो, उस पर टाइम नहीं वेस्ट करते क्योंकि कोई इधर नहीं बैठ के कहेगा नहीं इसका ना हो ना उसका। हर कोई इधर बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके जाता है, मगर होता क्या है सर, एंड ऑफ द डे ना आपने अपने 5 सालों में, ना इन्होंने अपने 3 सालों के अंदर एक्चुअल लेजिस्लेशन की जो मिसाक जमहूरियत में इन्विजन की थी। ये मुजरिमाना गफलत है सर। मैं इसकी बैकग्राउंड है, नेवरदलेस फैक्ट कि नहीं पास हुआ लॉ, वो किसी को भी जो है वो एग्जॉनरेट नहीं करता इस पूरी बात से, लेकिन ये नहीं है कि काम नहीं हुआ। ये टेक्निकलिटी है जो मैंने सारी बताई है। नहीं, ये टेक्निकलिटी नहीं, मैं इस पे आता हूँ। मैं तो आपकी जो लास्ट कमेंट था उस पर कह रहा था कि हाँ लेजिस्लेशन की जरूरत है। इनफैक्ट जब सीओडी में लिखा हुआ है कि जजेस एंड जनरल्स शुड बी पार्ट ऑफ एब्सोल्युटली, इवन जर्नलिस्ट आई थिंक सर, पार्लियामेंट को हक है करें कानून। हम तो स्टेट फंक्शनरीज की बात कर रहे हैं ना, तो वो
वो बिल्कुल आने चाहिए। ये दोनों पार्टी लीडर्स ने जब फैसला किया था कि जी ये बात क्यों है कि नैब लॉ से, तो फिर इट शुड हैव बीन ब्रॉट इन, और आज भी लाने की ज़रूरत है क्या, ताकि अक्रॉस द बोर्ड लगे, क्रेडिबिलिटी आए। पहली चीज़ तो ये। बाकी जहाँ तक ऑडिट का है, ऑडिट में जाहिर है कि करप्शन के केसेस कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एक्सप्लेन हो जाती हैं, टू दैट एक्सटेंट आई एम अग्रीड। लेकिन करप्शन की कई चीज़ें, पीएसी जो है वो कई चीज़ों को नैब के पास भेजती है। अनफॉर्चुनेटली नैब भी एजेंडा कह लें या ओवरवेल्म विद वर्क कह लें, वहाँ भी तो कुछ नहीं होता सर। अगर मैं वहाँ भी कोई रिजल्ट जो है एट द एंड ऑफ द डे नहीं आता। तो लेकिन ये कह देना कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम करप्शन, आई डोंट एग्री। हाँ, वो ये टेक्निकलिटी नहीं है, इसको बनाना चाहते हैं टेक्निकलिटी। उन्होंने कहा है कि कुछ चीजें टेक्निकलिटीज भी होती हैं। सर मैं तो कहती हूँ आपके लिए सब कुछ टेक्निकलिटी है। नहीं, आप उस वक्त लिख रही थी, उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारी चीजें सेटल हो जाती हैं। पेट्रोल पे 4 भी टैक्स लगे हों, वो भी टेक्निकलिटी है सर। देखिए इस बात की तो आप सजा नहीं दे सकते कि अगर कोई बेहतर, मैंने तो ये नहीं कहा कि हमने ये कभी हमने कभी महर ये नहीं कहा कि परफेक्ट है हम, लेकिन हमारा दावा है नहीं, हमारा दावा है कि हमने दूसरों से बेहतर काम किया और दूसरों से ज्यादा साफ भी हैं। दूसरों से बेहतर गवर्नेंस की हमारी पार्टी, हम कहते हैं हमारा दावा है कि हम दूसरों से बेहतर साफ। सिंपल। अब आई मीन कंवर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आसिफ साहब पे आऊं। कुछ आप मुस्कुरा दिए ना एकदम, आपसे तो ज्यादा साफ है। अभी आपके जितने अंदर पॉलिटिशियन जमानतों पे सिंध में फिर रहे हैं और ब्यूरोक्रेट जितने पकड़े गए हैं, जितने भागे हैं, तो वो इनके पकड़े नहीं जाते सर, वो साफ हैं। नहीं, वो आई एम सॉरी, फिर वो गिला हमारा आपसे भी होता है कि ये जिस तरह से ट्रायल, और अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में सबसे पहले मीडिया ट्रायल होता है, फिर कोई और अगर हो तो फिर वैसे तो आप लोग वैसे पिछले 3 सालों से एंटी प्रोटेस्ट हैं, मगर आपको एक एडवाइस दूं, एहतजाज करें सर, भूख हड़ताल करें, इनके साथ मिल जाएं। ये जो कल करने जा रहे हैं आप भी बैठ जाएं। ये एहतजाज मुझे लगता है कि ये एक मोमेंटम पकड़ेगा। आई होप कि इट लीड्स टू समथिंग पॉजिटिव इन द कंट्री एंड नॉट नेगेटिव। आई होप सो सर। एक वक्फा ले लूं, आप कॉफी पिएं, भूख हड़ताल शुरू हो रही है, उसके ऊपर भी जरा जिक्र करते हैं। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। का शुक्रिया। बिफोर वी मूव ऑन टू द भूख हड़ताल, क्विकली शेर जमान साहब मुझे बताइए, कमीशन की आईनी हैसियत आपके नज़दीक क्या होगी, जिस पे गौर फिक्र हो रहा है? क्या आपको लगता है नैब की कबाहतें दूर करने के लिए कमीशन ही ज़रूरी है, या यू थिंक के लेजिस्लेशन होनी चाहिए, असर नौ एक कानून बनना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से तो अभी भी ये कमीशन ही है। नैब तो एक्ट के अंदर तो तब्दील आज तक हुआ ही नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा कि कमीशन में क्या आता है, क्या क्लॉजेस लेकर आते हैं, रिफॉर्म्स क्या लेकर आते हैं, क्या वो ऐवान के अंदर बहस के अंदर आएगा या नहीं आएगा, या इस तरीके से इसको बनाया जाएगा कि अपने ही लोगों को बचाने के लिए, या कह लेंगे मुल्क के अंदर जो 2 बड़ी जमातें हैं जो लूट मार के अंदर लगी हुई हैं, उन्हीं लोगों को बचाने के लिए इसके अंदर कुछ तरमीम लेकर आई जा रही हैं, कोई अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं। तो देखना पड़ेगा आगे चल के, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ आएगी जो आवाम के हक़ के अंदर ना हो, जो हम ये देखेंगे कि जिसमें मुल्क को नुकसान हो, तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको रिजेक्ट करेगी और उसके ख़िलाफ़ अपनी पूरी तहरीक भी चलाएगी। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा सर कि ये अब ये तो क्या किस शक्ल में आती है ये हम देखेंगे। अब ये जो लिस्ट मैंने पहले भी बताई, अब रियासती निज़ाम अगर किसी की उंगलियों पर चले तो फिर सही है, बाबूक्रेसी भी अगर हो तो वो फिर बातों तक ही रह जाती है, सामने तो कुछ आता नहीं है, काम इसकी तरफ होता नहीं है। अफसरशाही की नफ्स पर अगर हाथ रखना कोई जानता हो, वो इनकी लीडरशिप है, मगर अगेन द फैक्ट रिमेन सर कि कन्विक्शन नहीं होती इस मुल्क के अंदर किसी की। मैं एक बात कहूँगा, आप अभी डिस्कस कर रही थी, जो वाइट कॉलर क्राइम है वो क्या होता है, हम इसको यही तो कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल कि आप जो है वो करते हैं, बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने कहा जी ऑडिट की पंजाब रिपोर्ट तो अपनी जगह पे, आप फेडरल की अगर रिपोर्ट देख लें ऑडिट की, तो वो कौन सी फेवर में? आपने 480 बिलियन रुपीज़ जो है रिलीज़ किया आपने सर्कुलर डेट के, उस पर भी ऑडिट ने ये रिपोर्ट दी है। हाँ। आपकी फेवर में थोड़ी दी है, उसने कहा कि जी विदाउट ऑडिट आपने ये पैसे कर दिए। आपने जो न्यू प्रोजेक्ट बनाए, छोड़ दें वो आप 25 साल पुराने वाले प्रोजेक्ट, जो अभी नए प्रोजेक्ट बनाए हैं, खा नंदीपुर का प्रोजेक्ट हो, मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, उन सब के ऊपर जो है वो एरर आ रहा है। मैं इसकी एक मिसाल दूं, अमृतसर का 31 किलोमीटर का जो है वो मेट्रो बनाए, जो कि 9 अरब रुपए से बनाए, और आप 27 किलोमीटर की आपने जो पंजाब में बनाई है उसको तकरीबन 40 एलडीए में आग लगी, वो डॉक्यूमेंट्स ठीक है ना, खत्म हो गए। तो आप जो है पाकिस्तान में
کس بڑے آدمی کو, کس طاقتور آدمی کو سزا ملی ہے؟ کبھی سزا نہیں ملی. آپ جتنے بھی نیب کیسز بنا لے, FIA کیسز بنا لے, وہ یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ کہ آپ کہتے تو ہیں, نہیں ہوگا, پاسپورٹ مل گیا واپس کیوں نہیں آتے؟ نہیں الطاف, میں اس پہ بھی ڈسکس کر لیں گے. نہیں بات سزا کی نہیں ہے. الطاف بھائی پہ کوئی پاکستان کے وہ کیسز نہیں ہے جس میں کرپشن عمران فاروق قتل کیس جو ہے جو آپ نے بنایا ہے. چلے اگر آپ اس پہ ڈسکس کر لیتے. بے نظیر بھٹو آپ کے ناک کے نیچے یہاں واقع ہوا, آپ نے آج تک تو اس کو ٹریس نہیں کیا, آج تک تو اس کی FIR کر نہیں سکی. آپ کے انٹیلیجنس اتنی مضبوط ہو گئی, اتنی آنیسٹ ہے کہ جہاں اسکاٹ لینڈ یارڈ اس کیسز کو آج تک چلا رہا ہے, اور ڈاکٹر عمران فاروق کیس میں اس نے MQM کو آج تک جو ہے وہ گلٹی قرار نہیں دیا. آپ نے 2 منٹ میں اس کی FIR کر دی. ہمارے اوپر تو FIR کٹتی ہیں, وہ سندھ میں کٹیں, وہ سندھ کی حکومت کرے, وہ فیڈرل کی حکومت کرے, ہمارے اوپر تو FIR کٹنے سے لے کے سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر یہ پارلیمنٹ میں لائیں گے کمیشن کے اوپر ذرا چینجز وغیرہ, آپ لوگ ان کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت میں جہاں اتنا بڑا ایرر آ گیا ہے, جہاں پرائم منسٹر جو ہے وہ نیب کے اوپر اتنا بڑا ایلیگیشن لگا رہے ہیں, جہاں پر ان کو تھریٹ کر رہے ہیں, میں تو اس کو تھریٹ کہوں گا. ایسی صورتحال میں جہاں پر سندھ کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, KPK کی صورتحال دیکھ رہے ہیں احتساب کے حوالے سے, اور پھر پنجاب اور پھر فیڈرل کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, آپ کوئی سا بھی لائیں گے اس وقت لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا اس کے اوپر. اس اعتماد کے لیے آپ کو پھر ضروری ہے کہ ایک ایسی جو ہے نیوٹرل ٹیم بنائی جائے جو اس سارے بل کو لے کر آئے. اگر گورنمنٹ اس بل کو لائے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بل جو ہے لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی, آصف علی زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہنے کے بعد بھی ایکوٹ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے, 11 سال پھر بھی بھگتے, ٹھیک ہے نا, پاویں کہ چلو ڈاکیومنٹس جو ہیں غائب ہو گئیں, جو بھی ہوا کچھ کیسز کے اندر 11 سال. اگر ہم بات کریں تھے 26 سال پرانی پرائیویٹائزیشن کو اب اٹھایا جا رہا ہے. آل دیز کیسز وچ ٹیک ایجز سر, اس کو سمپلیفائی کر کے نیب کو آپ لائبل ٹو ڈیمیجز کیوں نہیں بناتے, ایک ٹائم کلوز کیوں نہیں رکھتے, سمپل چیزیں کیوں نہیں 3 سال میں انہوں نے کی. اور ایک اور بات سر, یہ اسٹے آرڈرز والی جو بات ہے, جو 6 اور انکوائریز کے اوپر شریف برادران اسٹے آرڈرز لے چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے, راول پنڈی کا جو بینچ نیب کا ہیڈ کوارٹر ہے ادھر سے اطلاع آئی ہے, یہ ان کا قانونی حق ہے یا نہیں لینا چاہیے؟ دیکھیں کورٹ میں جانا تو ہر ایک کا قانونی حق ضرور ہوتا ہے, لیکن کورٹس کا اگر ہم ہسٹوریکلی ریکارڈ دیکھیں, اب ایک پیریڈ تھا افتخار چودھری صاحب کا جس میں ورچولی جو گورنمنٹ تھی 2008 to 2013 وہ ایک حد تک پیرالائز ہو کے رہ گئی تھی. روز کوئی نہ کوئی بیوروکریٹ جو ہے, اور ایٹ دا سینئر لیول نہ صرف وہاں کھڑا ہوتا تھا کورٹ میں بلکہ بےعزتیاں ہوتی تھیں, ٹو دا ایکسٹینٹ کہ لوگ جو ہے پھر انہوں نے کہا کہ کنٹیمپٹ میں سزا ہو جائے تو ہو جائے, ہم کورٹ میں نہیں جائیں گے. اور پھر وہ چلتے چلتے وہ پرائم منسٹر تک بھی آیا, ان کو بھی کھڑا کیا, ان کو بھی ختم کیا. سو اور ایز اپوز ٹو دیٹ اگر سملر کیسز جو ہوتے ہیں موجودہ گورنمنٹ یا اس پارٹی کے ساتھ, تو ایک بہت ہی لینینٹ ویو جو ہے. آپ کو لگتا ہے یوسف رضا گیلانی اس طرح متنبع کرتے نیب ایک آئینی ادارے کو تو چیف جسٹس وہ موٹو لے چکے ہوتے ابھی تک پرانے آپ کے دور میں افتخار چودھری؟ وہ اس زمانے میں بہت کچھ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں وہ کلیئرلی ہیں. میاں صاحب کو تو ایک جو ہے ان کا ریویو 20 سال کے بعد لیا گیا. سو ان دیٹ سینس آف انفیئرنیس جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے. میں ایک بات صرف ایڈ کر دوں کہ عدالتیں کیسے کریں گی؟ کیا جسٹس سجاد علی شاہ کا کیس ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا سپریم کورٹ پر ہونے والے حملہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ جسٹس باقر کا مثال ہمارے سامنے نہیں ہے؟ بہت شکریہ جی, میرا وقت ختم ہو گیا. بیسکلی لاک سٹاک گرفتاریاں چھاپے نہیں ہونے چاہیے, پینک کریٹ ہوتا ہے, یقیناً ہوتا ہے. آپ کا نیب کو سبجیکٹ ٹو سیویئر ڈیمیجز بھی ہونا چاہیے, ان کیسز کے اوپر ٹائم لائن بھی ہونی چاہیے. سب بڑی ڈویبل چیزیں ہیں, اور جو نہیں کرتا ٹائملی نہیں کرتا سوال تو اٹھتے ہیں. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.